गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस अंदाज से पूछे गए थे और उन्हें किस प्रकार से हम लोगों ने सॉल्व करना चाहिए। शुरुआत करते हैं हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड से। अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे ये। अब इसमें आप देख सकते कि दिस इज हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड। अब इस कंपाउंड के साथ हमें क्या करने को कहा गया है, सबसे पहले वो समझने की आवश्यकता होती है। दिस इज ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, व्हाट वी कॉल बेंजोइल पेरोक्साइड। इसको बेंजोइल पेरोक्साइड कहना चाहिए। सो पहला प्रोग्राम जो यहाँ पे एक्सपेक्ट किया गया है वो ये है कि बेंजोइल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में HBr के साथ इस कंपाउंड की रिएक्शन कराओ, फॉलोड बाय, यानी जो भी हमें प्रोडक्ट मिलेगा उसको फिर से सेकंड अटेम्प्ट में आपको COF2 के साथ ट्रीट करना है। ऐसा जब आप करोगे तब आपके पास एक प्रोडक्ट आएगा। अब हमें यह पहचानना है इसमें कि हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, पहले तो आपको यह समझना होगा कि ये ऑलिफिनिक कंपाउंड है, यानी यहां पे देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देखा जा सकता है। अब हमने पढ़ा कि HBr के साथ जब आप अनसैचुरेटेड कंपाउंड को, खासकर अनसिमेट्रिकल ऑलिफिनिक कंपाउंड जिसे आप अल्कीन कह सकते हो, उसे पेरोक्साइड के प्रेजेंस में जब आप ट्रीट करोगे तो डेफिनेटली एडिशन जो है वो मार्कोनिकॉप्स रूल के अगेंस्ट में होगा, यानी उसके अपोजिट में। तो मार्कोनिकॉप्स रूल क्या था? अनसिमेट्रिकल रिएजेंट जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन के साथ हम लोग ट्रीट करते हैं तब नेगेटिव पार्ट जो होता है रिएजेंट का वो डबल बॉन्डेड कार्बन में से ऐसे कार्बन को कनेक्ट होता है जिसके पास कम हाइड्रोजन एटम्स हो। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? एडिशन टेक्स प्लेस अगेंस्ट द मार्कोनिकॉप्स रूल, व्हाई? बिकॉज़ वी आर ट्रीटिंग HBr विद दिस कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। तो अब डेफिनेटली जो एडिशन होगी वो एडिशन मार्कोनिकॉप्स रूल के अगेंस्ट में होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग पेरोक्साइड के प्रेजेंस में यह कार्यक्रम कर रहे हैं। अब आपको समझना होगा प्रोग्राम। अब यहाँ पे डेफिनेटली CH2 यानी 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास होगा। अब ये जो कार्बन आप देख सकते हो इसके पास एक ही हाइड्रोजन है, अर्थात अब HBr में से जो नेगेटिव पार्ट होगा दैट इज ब्रोमीन, दैट विल गो टू this carbon ultimately. Why? Because we are treating HBr with this compound in presence of peroxide. तो अब पहला जो स्टेप है हमारा HBr के साथ रिएक्शन वाला इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, याद रखना ये पेरोक्साइड है। तो अब इसमें से ये चीज नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट, सो मार्कोनिकॉप्स रूल के अगेंस्ट में एडिशन हमें कराना है, क्योंकि हम लोग ये चीज पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ऐड कर रहे हैं। तो अब डेफिनेटली हमारा एडिशन प्रोडक्ट जो हमें मिलेगा इस रिएक्शन के दौरान, उस एडिशन प्रोडक्ट को डेफिनेटली हम लोग इस प्रकार से दिखा सकते हैं। दिस शुड बी द एडिशन प्रोडक्ट। अब देखो जब बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है ये कॉर्नर्स गिन के रखे गए 1 2 3 1 2 3 इस प्रकार से, यानी यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है जो रिंग को कनेक्टेड है। अब प्रोग्राम ये था, अब यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे भी 1 1 2 3, यानी यहाँ ब्रोमीन ऐसे कनेक्ट होगा, याद रखें। देखो 1 2 3, यानी ये 3 कार्बन हो गए, यहाँ पे CH2, यहाँ CH, यहाँ CH2 which is connected to the ring। तो अब जब HBr की एडिशन अगेंस्ट द मार्कोनिकॉप्स रूल हुआ है तो हमारा एडिशन प्रोडक्ट इस प्रकार से होना चाहिए। अब ये था हमारा पहला अटेम्प्ट, यानी पहली रिएक्शन। अब सब्सिक्वेंटली यानी इस चीज को जो अभी हमें मिला है उसको COF2 के साथ फर्दर ट्रीट करना होगा। आपने स्वार्ट्स रिएक्शन सीखा होगा या सुना होगा या पढ़ा होगा। सो स्वार्ट्स रिएक्शन इज हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, जिसमें होता क्या है, हैलोजन्स कंटेनिंग कंपाउंड यानी अल्किल ब्रोमाइड से अल्किल क्लोराइड्स को हम लोग नॉर्मली
ट्रांजिशन मेटल फ्लोराइड्स के साथ ट्रीट करते हैं। ये ट्रांजिशन मेटल फ्लोराइड है, कोबाल्ट इज अ ट्रांजिशन मेटल, तो डेफिनेटली हैलोजन एक्सचेंज क्रीप करेगा यहाँ पे। और हैलोजन एक्सचेंज होने के बाद आप लोगों को प्रोडक्ट जो मिलेगा वो प्रोडक्ट कुछ इस किस्म का होगा। देखो, दिस विल रिमेन अनअफेक्टेड फॉर श्योर। तो अब 1 2 3 4, अब बताओ यहाँ पे फ्लूरीन कनेक्ट होगा जो ब्रोमीन को रिप्लेस किया है। कार्बन देखो 1 2 3, यहाँ 1 2 3, यहाँ 1 2 3, ये आपको सबसे पहले देख लेना है। नहीं तो अमूमन बॉर्डलाइन रिप्रेजेंटेशन के वक्त होता क्या है कि हम लोग वो बॉर्डलाइन रिप्रेजेंट करने के चक्कर में कभी कभी कार्बन कम या ज्यादा कर बैठते हैं। सो दिस शुड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। आप समझ गए होंगे ऐसा मानता हूं मैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। ये तो काफी सिंपल है, मैं समझता हूं ये दुनिया के अंदर जितने भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सबको ये जमता है। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है, कभी कभी चश्मा हमारे सर के ऊपर होता है लेकिन हम ढूंढते इधर उधर है। तो नॉर्मली बच्चों के ऐसे क्वेश्चंस जेईई मेंस, नीट, इस किस्म के एग्जाम्स में गलत हो जाते हैं जो काफी आसान होते हैं। इसलिए आप लोग आसान डिफिकल्ट ऐसा बाइफर्केशन के भानगढ़ में मत पड़िए। अब यहाँ पे देखिए दिस इज मीथेन, वी आर ट्रीटिंग मीथेन विद आयोडीन। हमें पता है आयोडीनेशन ऑफ अल्केन रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। मान के चलो अब इसको इसके साथ जब हम ट्रीट किए तो सब्स्टिट्यूशन होके हमें मेथिल आयोडाइड मिला अलॉन्ग विद HI। अब हमारे पास टास्क ये है कि इस रिएक्शन को देखो, ये रिवर्सिबल है, HI इसके साथ फिर से रिएक्ट करके ये देगा। अब हमें ये चीज रोकना है। अब ये अगर रोकना है तो रिमेडी क्या है, यानी हमें क्या करना होगा, ये हमारे पास टास्क है। याद रखो सबसे पहले बीमारी ढूंढने की कोशिश करो, यानी ये ऐसा क्यों हो रहा है। देखो इस रिएक्शन में HI जो होता है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है जो बाई प्रोडक्ट के तौर पे उभर के आया। अब ये चने फुटाने तो खाएगा नहीं, डेफिनेटली इट वुड अटैक द मेथिल आयोडाइड। अब ये जब इसको अटैक करेगा इसलिए रिएक्शन वापस आ रही है। आपने वो कहावत सुनी है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब हमें चाहिए किसी ना किसी तरह से इस चीज को यहां से हटाए। वी नीड टू रिमूव दिस HI फ्रॉम द रिएक्शन। अब इसको रिमूव करने के लिए हमारे पास क्या रेमेडी है। सबसे पहली बात ये याद रखो क्या कि HI इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, इज अ रिड्यूसिंग एजेंट जो अटैक कर रहा है मेथिल आयोडाइड के ऊपर। अटैक कर रहा है इसलिए रिएक्शन वापस आ रही है, यानी रिएक्शन हैपेंस टू बी रिवर्सिबल। किसी भी तरह से अगर आप इसको हटाने में कामयाब होते हैं तो डेफिनेटली रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में यानी फॉरवर्ड रिएक्शन एट्रीब्यूट होगा और हमें प्रोडक्ट मिलेगा। तो याद रहे अगर आप रिड्यूसिंग एजेंट को हटाना चाहते हैं तो हम लोगों को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना होगा। सो इस रिएक्शन को यानी रिवर्सिबल रिएक्शन बंद करने के हिसाब से रेमेडी क्या है, दिस रिएक्शन मस्ट बी कंडक्टेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। जैसे कि इट इज टू बी कंडक्टेड इन प्रेजेंस ऑफ आप HgO इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर HiO3 का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर वन कैन यूज HNO3 also। अब आपको समझना होगा ये क्या करेंगे, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जो इमीडिएटली इसके साथ कंबाइन होंगे यानी रिएक्ट करेंगे और इसको इनएक्टिवेट कर डालेंगे। अब देखो ये अगर गायब हो जाता है, इसको गायब करने का काम कौन करेंगे, ये लोग करेंगे। तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ऐसे इस प्रकार से आप बैकवर्ड रिएक्शन को प्रिवेंट कर सकते हो। सो यू नीड टू कंडक्ट दिस रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ईदर HgO, HiO3 और HNO3। तीन में से किसी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को आपको इस्तेमाल करना होगा। अब चलो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं।
नाउ कंसीडर द क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप। देखो होता वही है, खाली हाइड्रोकार्बन। देखो बच्चों की मानसिकता क्या होती है कि रिंग देखे बरोबर हमारा बीपी बढ़ जाता है। रिंग रहो या कुछ भी रहो, देखो सबसे पहले आपको फंक्शनल ग्रुप की ओर ध्यान देना है। जो प्रॉपर्टीज आपने अल्किल हैलाइड्स में पढ़े हैं, जिसको आपने रिप्रेजेंट करा RX, नॉर्मल अल्किल ग्रुप ना होते हुए यहाँ पे साइक्लो अल्किल ग्रुप आपको दिख रहा है। इसमें कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। देखो सबसे पहली बात, दिस इज कॉल्ड साइक्लोपेंटिल क्लोराइड, या फिर IUPAC में आप इसको क्लोरोसाइक्लोपेंटेन कह सकते हैं। इसको मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, हमें मिल रहा A बोले तो कुछ तो भी प्रोडक्ट है। अब जो A मिलेगा उस A को हम फर्दर इथेनॉल के साथ ट्रीट करेंगे, यानी इथिल अल्कोहल के साथ। ऐसे करने के बाद हमारे पास आएगा प्रोडक्ट P, मेजर प्रोडक्ट की बात हो रही है। तो हमें अभी पहचानना है कि हमारा P क्या होगा। ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, ऐसे मेरा मानना है। अब देखो सबसे पहली बात, आप सभी ने फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट देखा है, यानी पढ़ा है। तो यहां पे ये जो साइक्लोपेंटिल क्लोराइड आप देख रहे हो, जिसे मैं फिर से यहां पे लिखूंगा, दिस इज साइक्लोपेंटिल क्लोराइड। इसको जब हम मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तब होगा क्या, यहां पे आपको Mg कॉम्प्लेक्स मिलेगा, जिसे मैं इस प्रकार से रिप्रेजेंट करूंगा। दिस इज द Mg कॉम्प्लेक्स ऑब्टेन। इस Mg कॉम्प्लेक्स का नाम होगा साइक्लोपेंटिल मैग्नीशियम क्लोराइड। साइक्लोपेंटिल मैग्नीशियम क्लोराइड जो मिला, ये ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है। इसको जब आप इथेनॉल के साथ ट्रीट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है, इथेनॉल को हम C2H5OH लिख सकते हैं। याद रखना ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की खासियत ये होती है कि कोई भी स्पेसिस प्रोटॉन देने वाला यानी H+ देने वाला, डोनेट करने वाला, उसके कांटेक्ट में अगर आए, हंसी खुशी उससे वो प्रोटॉन ले लेता है। तो अब यहाँ ये चीज होने वाला है। सो इट टेंड टू एक्सेप्ट प्रोटॉन फ्रॉम व्हाट, इथेनॉल, और ऐसा करने से ये खुद का कन्वर्शन करेगा हाइड्रोकार्बन में along with this side product, जिसे हम बाई प्रोडक्ट कहेंगे, जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं। सो दिस हैपेंस टू बी आवर मेजर प्रोडक्ट, जिसका नाम है साइक्लोपेंटेन। अब इस किस्म के क्वेश्चंस अमूमन पूछे जाते हैं। नाउ टेक अ लुक एट दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए एक हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। इस हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड को मेथॉक्साइड आयन के साथ यानी मिथिल अल्कोहल एज ए सॉल्वेंट यूज करके जब हम अलाउ करेंगे, तो यहाँ पे देखो आपको समझना होगा ये न्यूक्लियोफाइल है which will certainly attribute dehydrohalogenation, यानी जिसे आप कहेंगे एलिमिनेशन। इट इज एन एग्जांपल ऑफ बीटा एलिमिनेशन। और आपको याद रखना है बीटा एलिमिनेशन के वक्त हमेशा सेडजेव्स प्रोडक्ट यानी सेडजेव्स रूल के हिसाब से ही आपके पास मेजर प्रोडक्ट होगा, यानी जो प्रोडक्ट ज्यादा हाईली कॉन्जुगेटेड होगा वो मेजर यील्ड देगा। अब आपको टारगेट ये करना है, देखिए जिस कार्बन को हैलोजन कनेक्टेड है वो कार्बन अल्फा कार्बन, इसको जो कार्बन कनेक्टेड है वो बीटा कार्बन। अब यहाँ पे बीटा कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द रिंग। इसका ये मतलब होता है, देखिए डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होते समय एक हाइड्रोजन इस कार्बन से निकलेगा एडजेसेंट कार्बन से, और हैलोजन फ्रॉम अल्फा। तो हैलोजन एक और हाइड्रोजन एक यहां से एलिमिनेट होगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, और डबल बॉन्ड इन दो कार्बन के बीच में आएगा। अब ऐसा जब होगा तब हमारे पास जो प्रोडक्ट आने वाला है, देखो मैं अब यहाँ ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा डबल बॉन्ड इन दो कार्बन के बीच में, अल्फा और बीटा के बीच में, तो दिस शुड बी द प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट क्यों मिला, इसकी स्टेबिलिटी आप पहचानिए। सबसे पहले इसमें कॉन्जुगेशन है, जैसे कि डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इस चीज को पाई पाई कॉन्जुगेशन कहना चाहिए। इसमें 4 हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स दिए गए हैं, जिसमें क्लोरोबेंजीन, उसके बाद में नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन और ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन। अब मान के चलो इनका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमें कराना है।
तो व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर SN रिएक्शन, यानी ये जो 4 कंपाउंड्स आपके सामने है, इनमें से कौन सा कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और कौन सा सबसे कम रिएक्टिव होगा। सबसे पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि हैलोजेन्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हार्डली, यानी वो आसानी से SN रिएक्शंस नहीं देंगे। इसके पीछे बहुत सारे कारण है, जैसे कि रेजोनेंस है, हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट है, फिनिल का टाइम की इंस्टेबिलिटी है, वगैरह वगैरह। अब लेकिन आपको साथ ही साथ ये समझना होगा कि सब्स्टिट्यूएंट का असर रिएक्टिविटी पे देखने को मिल सकता है। अब अरिल हैलाइड्स में आर्थो और पैरा पोजीशन पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच हो तो रिएक्टिविटी एनहांस हो सकती है। सबसे पहले ये याद रखो, सो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स एट आर्थो पैरा पोजीशन increases reactivity towards what? SN reaction। अब आपको देखना होगा कि यहां ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कनेक्टेड है। आप देखें कंपाउंड 4 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, इसमें पोजीशन 2, पोजीशन 4, पोजीशन 6 तीनों जगह पे नाइट्रो ग्रुप्स का कनेक्शन है। इसलिए डेफिनेटली ये जो कंपाउंड है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबसे आसानी से देगा, यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिव वाला जो कंपाउंड होगा दैट हैपेंस टू बी द कंपाउंड 4। उसके बाद आप कंपाउंड 3 की तरफ ध्यान दें, इट इज डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन। इसमें 2 नाइट्रो ग्रुप्स आप देख सकते हो पोजीशन 2 और पोजीशन 4 पे, जिस वजह से इससे कम लेकिन फिर भी ये इसकी रिएक्टिविटी जो है वो नंबर 2 पे आएगी, यानी कंपाउंड 4 के बाद कंपाउंड 3 शुड बी द मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN रिएक्शन। उसके बाद आप देख सकते हो कंपाउंड नंबर 2 में एक नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है पैरा पोजीशन में इसके रिस्पेक्ट में, तो दैट विल डेफिनेटली एनहांस द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN रिएक्शन। लेकिन साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए इन दोनों से ये कम रिएक्टिव होगा। सो रिएक्टिविटी के मामलों में यानी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसका तीसरा नंबर आएगा। और बात करते हैं क्लोरोबेंजीन की। क्लोरोबेंजीन में किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ कनेक्टेड नहीं है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की अगर बात किया जाए तो सबसे कम रिएक्टिव क्लोरोबेंजीन होगा। अगर ये 4 वो कंपाउंड्स है जिसको हमने 1, 2, 3, 4 लेबल किए हैं, तो दिस शुड बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी स्पेशली फॉर SN रिएक्शन। ऐसे क्वेश्चंस अमूमन पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नाउ कंसीडर दिस कंपाउंड। अब इस कंपाउंड को HCl के साथ जब आप रिएक्ट करेंगे तब आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा जिसको हमने नाम दिया है A। वी आर कंसीडरिंग मेजर प्रोडक्ट। अब जो भी A हमें मिलेगा उसे हम NaR यानी सोडियम आयोडाइड के साथ ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन टू गेट B एज ए मेजर प्रोडक्ट। तो अब हमें पहचानना है B। अब याद रहे सबसे मशक्कत वाला काम है A को पहचानना। ऐसा क्यों? क्योंकि याद रखें जब आप HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो डेफिनेटली यहां पे एडिशन होगा डबल बॉन्ड के ऊपर। अब जब एडिशन होगा आपको समझने की आवश्यकता होगी कि क्या बोलते हैं उसको, कटायन यहां पे इंटरमीडिएट प्रोड्यूस होगा। अब कटायन जो इंटरमीडिएट प्रोड्यूस होने वाला है उसके स्टेबिलिटी के आधार पर आपको जज करना होगा। अब आप देखें हाइड्रोजन अगर इस कार्बन को कनेक्ट होता है, अब हमें पता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहाँ पे सिचुएशन ऐसी अराइज होगी यानी हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ H+ अटैक करेगा। यहां अगर अटैक करता है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरफ आएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर आएगा इंटरमीडिएट, जो अच्छी बात नहीं होगी क्योंकि बाजू में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कनेक्टेड है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी आप समझने की कोशिश करें
कि हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ H+ अगर यहां अटैक करता है तो ये इलेक्ट्रॉन फिर यहां आएगा पॉजिटिव चार्ज इसके तरफ। अब यहां पॉजिटिव अगर आता है तो बात यह है कि जो Cl- का अटैक है वो डेफिनेटली यहां आप अज्यूम कर सकते हो। अब आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि लोन पेयर जो है किसके पास, हमारे ऑक्सीजन के पास, वो लोन पेयर इस पॉजिटिव चार्ज यानी कटायन के साथ कॉन्जुगेशन में होगा। लोन पेयर पॉजिटिव कॉन्जुगेशन यहाँ पे दिखेगा, इसलिए ये वाला इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा। सो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट सबसे पहले स्टेप में निकलना चाहिए, दैट शुड बी लाइकली टू बी दिस, यानी HCl की जब एडिशन होगी तो वो एडिशन इस हिसाब से होनी चाहिए। अब अगर एडिशन इस प्रकार से होता है तो हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जिसको हमने A करके लेबल दिया है, दैट सीम्स टू बी दिस, ये हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए। अब ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है और माइनर कौन सा होगा, क्लोरीन यहां अटैच होगा, हाइड्रोजन यहां, दैट शुड बी द माइनर, क्योंकि यहां पे स्टेबिलाइज करने के लिए कोई कॉन्जुगेशन वहां पे नहीं है, इसलिए तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट ये होना चाहिए। अब इसके साथ आप NaI को ट्रीट कर रहे इन ड्राई एसीटोन। अब आप लोगों ने फिंकेलस्टाइन्स रिएक्शन पढ़ा है। फिंकेलस्टाइन्स रिएक्शन इज हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, जिसमें होता क्या है कि ब्रोमाइड्स और क्लोराइड्स व्हेन ट्रीटेड विद NaI इन ड्राई एसीटोन, हैलोजन एक्सचेंज होगा, यानी कि आयोडीन जो है इसको एक्सचेंज करेगा। एक्सचेंज करने के बाद हम लोगों को जो है प्रोडक्ट मिलेगा, and that product is likely to be this, ये तुम्हारा प्रोडक्ट होगा with the departure of NaCl। अब एसीटोन को क्यों हमने यूज करा हुआ है, एसीटोन में NaI सोल्यूबल है लेकिन NaCl सोल्यूबल नहीं है, इसलिए ये डिपॉजिट हो जाएगा और रिएक्शन यहाँ खत्म हो जाएगी, वापस आने की कोई गुंजाइश नहीं। सो दिस शुड बी द प्रोडक्ट, यानी बी इस रिएक्शन का जो मेजर प्रोडक्ट है वो ये है। अब बच्चों एक चीज ध्यान में रखना, अगर आप इसको सही ढंग से पहचानते हो तो आप ये पहचान सकोगे। तो अमूमन स्टूडेंट लोग ज्यादा गलती कहां करते हैं, ये एडिशन के दौरान, यानी वो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पहचान नहीं पाते हैं, जिस वजह से पोजीशन में फर्क आ जाता है। जैसे मान के चलो क्लोरीन को किसी बच्चे ने यहाँ चिपका दिया, हाइड्रोजन को यहाँ चिपका दिया, तो डेफिनेटली आयोडीन की पोजीशन ये होगी। तो ये आप बहुत सारे बच्चे आंसर लिख देते हैं जो गलत हो सकता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे 4 कंपाउंड्स दिए हुए हैं। दिस इज विनिल क्लोराइड, दिस इज एलिल क्लोराइड, दिस इज मेथिल क्लोराइड एंड दिस इज टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। अब इन 4 कंपाउंड्स को हमने 1 2 3 4 लेबल करा हुआ है। तो अमॉन्ग दी व्हिच वन हैज शॉर्टेस्ट CCl बॉन्ड, यानी आपको ये देखना है कि कार्बन क्लोरीन के बीच का बॉन्ड सबसे छोटा किस केस में है। अब एक चीज हमेशा याद रखो, आपको कॉन्जुगेशन देखने की जरूरत है। अब सबसे पहला पॉइंट आप यहां ट्रेस करोगे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। सबसे पहले एक चीज याद रखो, हाइब्रिडाइजेशन में यस ऑर्बिटल का परसेंटेज जितना ज्यादा होगा उतना उस हाइब्रिड का साइज छोटा होगा, उस एटम की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा होगी और बॉन्ड लेंथ भी शॉर्ट होते जाएगा। आप इस एंगल से भी देख सकते हैं, जैसे कि इन केसेस में देखिए, ये जो कार्बन है टर्ड ब्यूटिल क्लोराइड के अंदर जिसको क्लोरीन कनेक्टेड है यानी हैलोजन कनेक्टेड है, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ क्लोरीन का कनेक्शन आप देख सकते हो। लेकिन ये जो पहला कंपाउंड है विनिल क्लोराइड, इसमें क्लोरीन इज कनेक्टेड टू दिस कार्बन व्हिच हैपेंस टू बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब sp3 हाइब्रिडाइज्ड अगर कार्बन है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में यस कैरेक्टर कितना हुआ 25%। लेकिन यहाँ पे ये जो कार्बन है जिसको क्लोरीन का कनेक्शन आप देख सकते हो, दैट हैपेंस टू बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में परसेंटेज यस ऑर्बिटल का निकलता है 33.3। देखिए ये सबसे पहला रीजन है, यानी परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर यहां इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन में ज्यादा, इसलिए बॉन्ड लेंथ छोटी, आप ऐसा अज्यूम कर सकते हैं। दूसरी बात, यहां पे स्ट्रक्चरल फीचर अगर आप देखें
तो आपको महसूस होगा कि क्लोरीन के पास के जो पेयर है, लोन पेयर्स, दोज आर इन कॉन्जुगेशन विद व्हाट, पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां पे आप रेजोनेंस इस प्रकार से देख सकते हो। सो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो आप यहां पे ड्रॉ कर सकेंगे, दैट इज लाइकली टू बी दिस। ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकता है। अब लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन के वजह से CCl बॉन्ड जो विनाइल क्लोराइड में प्रेजेंट है, उसने डबल बॉन्ड कैरेक्टर अक्वायर किया हुआ है। तो डबल बॉन्ड की लेंथ डेफिनेटली सिंगल बॉन्ड के लेंथ से छोटी होगी, इसलिए ऐसा कंपाउंड जिसमें CCl बॉन्ड की लेंथ सबसे छोटी है वो कंपाउंड नंबर 1 यानी आपका विनाइल क्लोराइड है। आपको ये समझने की जरूरत है। तो सबसे क्रूशियल बात होती है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पहचानते आना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन ध्यान देंगे। कंसीडर दिस क्वेश्चन। अब इसमें देखिए 4 हमने दिए हैं, CCl, CBr, Ci, Cl। Which one has high average bond energy? देखो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा बोले तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा, वो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा। सबसे पहली बात आपको ये समझना होगा कि आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखना है। जैसे कि कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन, कार्बन आयोडीन, कार्बन फ्लोरीन। अब हमें पता है कि हैलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा फ्लोरीन, बाद में क्लोरीन, बाद में ब्रोमीन और सबसे कम आयोडीन। यानी कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, फ्लोरीन की, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। अब इन चारों केसेस में कार्बन इंटैक्ट है। अब कार्बन इंटैक्ट है यानी कॉमन चीज है, तो अब आपको यह देखना होगा कि किस स्पेसिफिक केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है। डेफिनेटली CF, कार्बन और फ्लोरीन, इनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो ज्यादा होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा मतलब परसेंट आयोनिक कैरेक्टर्स ज्यादा, और जितना आयोनिक कैरेक्टर का परसेंट ज्यादा होगा उतनी उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ये सबसे पहला इथिक्स आपको समझना होगा। इसलिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा CF, नंबर 2 पे आना चाहिए CCl, नंबर 3 पे आना चाहिए CBr और नंबर 4 पे आना चाहिए Ci। दूसरी बात आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते कि हैलोजन का साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा उतनी बॉन्ड एनर्जी उस बॉन्ड की कम होनी चाहिए, यानी वो वीकर होगा। तो इस किस्म के क्वेश्चंस इस प्रकार से छुड़ाने चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इस कंपाउंड का नाम है मिथिल इथिलीन ऑक्साइड। देखो इथिलीन ऑक्साइड इपॉक्साइड है, इपॉक्साइड बोले तो साइक्लिक ईथर। अब इस कंपाउंड को अगर हम लोग एक्सेस HBr के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिल रहा प्रोडक्ट P, इनफैक्ट मेजर प्रोडक्ट। अब हमें पहचानना है कि हमारा मेजर प्रोडक्ट इस रिएक्शन में एग्जैक्टली क्या होगा। नाउ व्हाट शुड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, दैट इज टू बी नोन। अब ये बात पता करने के लिए आपको रिएक्शन मैकेनिज्म जानना बेहद जरूरी है। आपको समझना होगा कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होने वाला है। सब लोग ध्यान दें। अब हमारा बेसिकली कंपाउंड ये है मिथिल इथिलीन ऑक्साइड, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, HBr के तरफ से प्रोटोनेशन होगा। सो प्रोटॉन एक चोर जैसा है जो अटैक वहीं पे करेगा जहां पे क्या बोलते हैं उसको खजाना है। चोर कहां अटैक करेगा, जहां पैसा जाता है। तो H+ जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज है, दैट प्रीफर टू अटैक द इलेक्ट्रॉन रिच एरिया ऑफ द सबस्ट्रेट एंड दैट हैपेंस टू बी दिस। अब ऐसा होने से हमारा जो नेक्स्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट प्रोड्यूस होगा वो कुछ इस किस्म का होगा। अब एक लोन पेयर गया, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे दिख रहा है, और हम लोगों को पता है कि अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ फिजिक्स किसी भी एटम के ऊपर चार्ज एकोमोडेट नहीं रह सकता, अगर है तो वो स्टेबल नहीं होगा। अब स्टेबिलिटी के लिहाज से होगा क्या, ऑक्सीजन कोशिश करेगा ये इलेक्ट्रॉन पेयर खुद के तरफ खींचने के लिए, और जैसे ही ऐसा करता है दिस कार्बन बिकम्स व्हाट, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। सो ये हैलाइड आयन जो है इसके ऊपर अटैक करेगा। अब इस अटैक की वजह से हमारे पास
अब नेक्स्ट जो कंपाउंड होगा दैट कंपाउंड इज लाइकली टू बी दिस। अब ये हमारा कंपाउंड है, लेकिन हमने जो HBr यहाँ पे यूज किया है दैट इज इन एक्सेस, सो फिर से HBr प्रीफर टू इंटरेक्ट विद दिस, और ये OH जो है उसको रिप्लेस किया जाएगा, साइड प्रोडक्ट यानी बाई प्रोडक्ट हमारा वाटर होगा, ब्रोमीन यहाँ पे चिपक जाएगा। ऐसे में हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो ये होगा। तो ये है 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन। दिस शुड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। ये आपको पहचानना होगा, ये आप सही ढंग से पहचान सकते हैं अगर आप इसको क्रैक करते हैं तो। ये वाली स्टेप काफी क्रूशियल स्टेप है। नाउ अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे 3 कंपाउंड्स दिए गए हैं, 1, 2, 3। अमॉन्ग द अबव यानी इन 3 कंपाउंड में से SN1 के लिए इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी किसकी होनी चाहिए, यानी कि ये 3 कंपाउंड्स हमारे पास है। मान के चलो कि हम इनका हाइड्रोलिसिस कराते हैं और हाइड्रोलिसिस SN1 से हो, ये हम चाहते हैं, तो कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, खासकर SN1 के लिए। ये पहचानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है SN1 मालूम होना। यू मस्ट नो द SN1 मैकेनिज्म। अब SN1 में 2 स्टेप्स आते हैं। स्टेप नंबर 1 फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन। इसका सीधा मतलब ये होता है कि ऐसा कोई भी हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो स्टेबल कार्बोनियम आयन दे सकता है वो हाइड्रोलिसिस SN1 से देगा। अब आपको समझना होगा इन दिए गए कंपाउंड्स में से सबसे ज्यादा स्टेबल कटायन कौन दे सकता है। नाउ कंसीडर दिस केस, हम तीसरे कंपाउंड की बात करेंगे। यहाँ पे अगर CCl बॉन्ड ब्रेक होता है तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो डेफिनेटली दिस कार्बन वुड बियर व्हाट, पॉजिटिव चार्ज। सो हमारा जो कार्बोकटायन इस स्पेसिफिक केस में प्रोड्यूस होगा वो होगा ये। अब याद रखना ये बेंजिलिक कार्बन है। अब पॉजिटिव चार्ज इज इन कॉन्जुगेशन विद pi इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द रिंग, सो इसलिए रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इस कटायन का हम देख सकते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये चीज और भी एनहांस हो जाती है इस मेथॉक्सी ग्रुप के पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट रहने की वजह से। अब ये मेथॉक्सी ग्रुप क्या करेगा, डेफिनेटली इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो लोन पेयर्स जो है ऑक्सीजन के ऊपर वो भी कॉन्जुगेशन में है पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के साथ, तो ये इंटरफेयर करेंगे डेफिनेटली, और जिस वजह से इसकी स्टेबिलिटी और बढ़ेगी। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि ये का कटायन जो है कार्बोकटायन ये सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। अब ज्यादा स्टेबल होने की वजह से डेफिनेटली इट वुड प्रीफर टू अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय फॉलोइंग SN1 पाथ रेडी। अब बात करेंगे इस चीज का, नंबर 1। अब यहाँ पे इसको हम लोग ओपन अप करके ऐसे लिख सकते हैं, दिस कैन बी गिवन इन दिस मैनर, ये हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये रेजोनेंस इफेक्ट हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, अब SN1 देखते समय आपको कटायन की स्टेबिलिटी देखनी होती है, तो पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा, भले ही इसका नेचर प्राइमरी हो, यानी ये प्राइमरी कटायन है, लेकिन ये जो अल्किल ग्रुप आप देख रहे हो ये इलेक्ट्रॉन रिपेल करके इसको स्टेबलाइज करेगा, ये है इंडक्टिव इफेक्ट। सो प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट यानी दिस ग्रुप आइसोप्रोपिल ग्रुप इज प्लस आई ग्रुप व्हिच स्टेबलाइजेस समहाउ दिस। इसलिए इसके बाद अगर कोई SN1 इजीली देगा दिए गए कंपाउंड में से तो वो ये देगा। अब बात करेंगे इसकी, इसमें मान के चलो CCl बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है तो हमें इंटरमीडिएट स्पेसिस जो मिलेगा वो ये होगा। अब इसमें मिथिल ग्रुप अकेला इस कार्बन को कनेक्टेड है जो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन पुश करेगा कार्बन के तरफ, यानी ये भी प्लस आई ग्रुप है, लेकिन प्लस आई टेंडेंसी आइसोप्रोपिल ग्रुप के मुकाबले मिथिल ग्रुप की कम होती है, यानी कि ये जो इंटरमीडिएट कटायन है ये तीनों में से सबसे कम स्टेबल कहलाएगा। दैट्स व्हाई SN1 देने के लिहाज से हम लोग बोल सकते हैं सबसे ज्यादा रिएक्टिव स्पेशली फॉर SN1 ये होगा, नंबर 2 पे ये आएगा और सबसे कम रिएक्टिव ये होगा। तो आपको SN1 जब आए, SN1 से रिलेटेड जब कोई क्वेश्चन आए तो आपको इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी के ऊपर ध्यान देना है।
नाउ टेक ए लुक एट दिस क्वेश्चन। अब ये एक हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड है बच्चों, याद रखना पीएच बोले तो फिनिल। अब आप लोग इस कंपाउंड को एक्सेस अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट कर रहे हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, जब इस किस्म के स्ट्रक्चर्स आए बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए आप इसको ओपन अप करके अगर लिखते हो तो आपको एक अच्छा फील आ सकता है। जैसे कि पीएच बोले तो फिनिल रिंग, आप इस प्रकार से इसको निकाले ताकि आसानी हो। दैट इज कनेक्टेड टू दिस कार्बन। अब ये CH3 हो गया, उसके बाद ये CH, उसके बाद CH, यहाँ Br, उसके बाद CH2 यानी ये वाला कार्बन, उसके बाद ये वाला कार्बन CH, यहाँ पे Br कनेक्टेड है, उसके बाद CH2 और उसके बाद ये यानी CH3। इस कंपाउंड को अगर आप ऐसे लिख सको तो आपको काफी आसानी जाएगी जज करने में। अब आपको एक्सेस KOH के साथ अल्कोहलिक मीडियम में एक्सेस अल्कोहलिक KOH के साथ इसको ट्रीट करना है। अब आपको पता है अल्कोहलिक मीडियम में जब आप KOH के साथ हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड स्पेशली अल्किल हैलाइड जैसे कंपाउंड्स को बॉइल कराते हो तब क्या होगा, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। और एक चीज याद रखना, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन फॉलो सेडजेव्स रूल, यानी कि ऐसा प्रोडक्ट जिसमें ज्यादा से ज्यादा कॉन्जुगेशन हो उसका यील्ड ज्यादा होगा। अब आपको देखना है, देखो जैसे डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होते समय ये हैलोजन है तो एक कार्बन से हैलोजन, एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन। अब ये भी एडजेसेंट है, ये भी एडजेसेंट है, लेकिन मान के चलो हाइड्रोजन इस कार्बन से निकलता है तो यहाँ कोई किसी प्रकार का कॉन्जुगेशन नहीं दिखेगा, डबल बॉन्ड अगर यहाँ आता है तो। लेकिन ऑन अदर हैंड अगर हैलोजन इस कार्बन से निकले और हाइड्रोजन यहाँ से निकले तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा इन दो कार्बन के बीच में। और यहाँ अगर डबल बॉन्ड आता है तो डेफिनेटली पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो रिंग के तरफ है उनके साथ ये कॉन्जुगेशन में होगा, इसलिए स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। दूसरी बात, अब डबल बॉन्ड अगर यहाँ आता है तो इसके कॉन्जुगेशन में बोले तो यहाँ अगर ये वाला हैलोजन यहाँ से और हाइड्रोजन यहाँ से निकले तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। तो आपका मेजर प्रोडक्ट कुछ इस किस्म का होना चाहिए जो ज्यादा स्टेबल कहलाएगा, जैसे कि हैलोजन यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से, यानी डबल बॉन्ड आएगा इनके बीच, ये हो गया CH सिंगल बॉन्ड। अब देखो यहाँ अगर डबल बॉन्ड आता है तो इसके साथ कॉन्जुगेशन में होगा, यानी कॉन्जुगेशन एक्सटेंसिव होगा, तो हैलोजन यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से निकलना चाहिए, सो दैट हमारे पास कंपाउंड इस प्रकार से आएगा। देखो प्रीवियसली इस कार्बन को हैलोजन अटैच था, समझे। अब आगे चल के CH2 CH3, सो दिस शुड बी द मेजर प्रोडक्ट। अब बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में भी आप दिखाते समय याद रखना, डबल बॉन्ड एक यहाँ जो रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है, उसके बाद में यहाँ गैप और यहाँ डबल बॉन्ड, यानी अगर बॉन्ड लाइन की बात आए तो इस चीज को आपको इस प्रकार से दिखाना है। ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, उसके बाद सिंगल, उसके बाद फिर से डबल, यानी ऐसे यहाँ आएगा, यहाँ और यहाँ, ये देखो, और उसके बाद ऐसे और ऐसे। सो 1 2 3 4 5 6, सो दिस शुड बी द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, यानी इसी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये फिनिल रिंग है, ये और ये सेम थिंग है, तो इस प्रकार से इसको छोड़ाना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे यहाँ पे 3 हैलाइड्स है 1 2 3, अब यहाँ पे हैलोजन इज कनेक्टेड टू दिस कार्बन जिसका नेचर प्राइमरी है, यहाँ पे सेकेंडरी और यहाँ पे टर्शियरी कार्बन को हैलोजन का कनेक्शन देखने को मिल रहा है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 इज, यानी अब हमें देखना है कि SN2 रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर किस प्रकार से बनेगा अगर हमको इस प्रकार के कंपाउंड्स दिए जाते हैं तो। अब आपको मैकेनिज्म याद रखना चाहिए। SN2 इज सिंगल स्टेप जिसमें हैलोजन जो है CX बॉन्ड के बैक साइड से अटैक करता है, जिस वजह से अटैचमेंट ऑफ और क्या बोलते हैं उसको न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम बैक साइड ऑफ CX बॉन्ड,
तो अटैचमेंट ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड सेपरेशन ऑफ हैलोजन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली टू फॉर्म ट्रांजिशन स्टेट। अब जैसे ही न्यूक्लियोफाइल फर्दर अटैक करेगा तो हैलोजन का डिपार्चर होगा और हमें मिलेगा प्रोडक्ट। याद रखना SN2 में 100% प्रोडक्ट इन्वर्शन से मिलता है। इसका सीधा मतलब यह होगा SN2 में किसी प्रकार का कार्बोकटायन प्रोड्यूस नहीं होता है। तो आपको देखना यह है कि ऐसा हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो लेस क्राउडी हो वो SN2 से रिएक्शन देना प्रीफर करेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये की कार्बन है जिसको हैलोजन कनेक्टेड है, उसको खाली एक ही अल्किल ग्रुप का कनेक्शन है। यहाँ पे तो दो है, यहाँ तीन है, यानी यहाँ क्राउडी ज्यादा है, यहाँ बल्कि ग्रुप कंपैरेटिवली कम और यहाँ पे बहुत कम। इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी SN2 के लिए आपका बनेगा 1 2 3, यानी ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव रहेगा टुवर्ड्स SN2, नंबर 2 पे ये और सबसे कम ये। तो इस प्रकार से आपको SN2 के रिएक्टिविटी के बारे में ख्याल रखना है।